nation. What a splendid win. India left the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Somi Rajgir. वो दो खिलाड़ी उन पर सवाल उठ रहे हैं जो इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। एक दशक से ज्यादा से इन दोनों ने पूरी दुनिया पर राज किया है। वो 1000 करोड़ प्लस उनकी इस समय वैल्यूएशन है। 41 से ज्यादा ब्रांड्स वो अकेले एंडोर्स करते हैं। बोझ, परेशानी, सरदर्द, क्या वजह है इन दोनों के टीम में बने रहने की? ऐसा भारतीय क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ। नमस्कार, क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आपका स्वागत है। और इस पॉडकास्ट में मैं अक्सर जो है आपसे क्रिकेट की कुछ अनसुनी बातें, कुछ ऐसी कहानियां शेयर करता हूं जो शायद आपको गूगल करके या वेबसाइट पर ना मिले। लेकिन आज मुद्दा कुछ और है। आज सबसे गर्म मुद्दे पर मैं ये बातचीत आपके साथ करने वाला हूं। और सबसे गर्म मुद्दा इस वक्त भारतीय क्रिकेट का क्या है? वो मुद्दा है दो खिलाड़ियों का, और वो दो खिलाड़ी उन पर सवाल उठ रहे हैं जो इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। और पिछले कई सालों से, पिछले करीब एक दशक से ज़्यादा से इन दोनों ने पूरी दुनिया पर राज किया है। आज उन दोनों खिलाड़ियों पर सवाल उठ रहा है। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मैंने खास तौर पर ये आज सफ़ेद जैकेट भी पहनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई ये ना समझे कि मेरी कोई ज़्यादती दुश्मनी है इन दोनों खिलाड़ियों से, कि क्यों इन दोनों खिलाड़ियों को आप टीम से बाहर करना चाहते हैं, या क्यों ये सवाल उठा रहे हैं कि ये दोनों टीम में कैसे हैं, कि क्यों इतने खराब प्रदर्शन के बाद इनको टीम में रखा जा रहा है, क्यों इन पर अभी तक कोई बीसीसीआई के सिलेक्टर्स ने एक्शन नहीं लिया, टीम से ड्रॉप नहीं किया। तो इस तरीके के सवाल मैं इस पॉडकास्ट में उठाने वाला हूं, और साथ में बहुत सारे आपके लिए उदाहरण भी लेकर आ रहा हूं क्रिकेट इतिहास से, भारतीय क्रिकेट इतिहास से, जहां पर आपको पता चलेगा कि शायद ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए ये सफ़ेद जैकेट है, क्योंकि ये सवाल कुछ ऐसे लगेंगे शायद कि मैं आलोचना कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सफ़ेद रंग जो है, जिसमें हर रंग समा जाता है, जिसको कहते हैं वाइट, और किसी का कोई पक्षपात नहीं। और बिल्कुल जो बात इस समय चल रही है, जो मुद्दा सबसे गर्म चल रहा है, इस पर आज ये पॉडकास्ट में करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो बात यह है कि रोहित शर्मा जो इस वक्त टीम इंडिया के टेस्ट और ओडीआई कैप्टन है, और दूसरे विराट कोहली जो कि पूर्व भारतीय ऑल फॉर्मेट कैप्टन हुआ करते थे, और ये दोनों खिलाड़ी इस वक्त जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं, जिस दौर से ये दोनों गुजर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टीम के लिए बोझ बनते जा रहे हैं, है ना। इन दो बड़े महान खिलाड़ियों के बारे में इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करने में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा बुरा लगता है कि इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाएं। बोझ, परेशानी, क्या कहते हैं उसको, सरदर्द, इस तरीके के शब्द यूज़ करना भी इन खिलाड़ियों के लिए एक अपमान की बात है। लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं अब दोनों खिलाड़ी, क्योंकि इन दोनों का जो फॉर्म है वो वापस लौटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वन, दूसरी चीज़, ये दोनों अगर आप देखें, एक खिलाड़ी जो कि कप्तान भी है, वो अपने फिटनेस के साथ साथ फॉर्म से भी जूझ रहा है। दूसरा खिलाड़ी जो कि विराट कोहली, जिसको किंग कोहली भी कहते हैं, अगर उनकी फिटनेस की बात की जाए तो वो वाकई में एक एथलीट से कम नहीं है। मतलब वो छोटे मोटे नहीं, ओलंपिक एथलीट से उनकी तुलना की जा सकती है फिटनेस के लिहाज से। लेकिन अगर उनके स्टेट ऑफ माइंड की बात की जाए, वो ऐसा लगता है कि मैदान, क्रिकेट, बल्लेबाजी से काफ़ी दूर चले गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं मैदान में, किस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, तो ऐसा लगता है कि इन दोनों को कब तक आप टीम में रखेंगे, और क्या वजह है इन दोनों के टीम में बने रहने की? ज़रूर कोई वजह होगी ना। तो इस वजह को भी हम टटोलने की, जानने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि एक बहुत बड़ी वजह इन दोनों की टीम में रहने की क्या हो सकती है, और कब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम से ड्रॉप नहीं किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए मैं थोड़े से अगर फॉर्म की बात करूं, और आपको कुछ ऐसे उदाहरण भी दूंगा जो कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोल कर रख देंगी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट इतिहास में बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ किया जा रहा है। सलूक का यहाँ पर नेगेटिव मतलब निकल रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके का एक कंफर्ट जोन दिया गया है इन दोनों को, वैसा कंफर्ट जोन किसी पूर्व खिलाड़ी को, जो कि सुपरस्टार्स हुआ करते थे, कभी नहीं मिला है। अगर बात करें रोहित शर्मा के इस साल के रिकॉर्ड की, अगर टेस्ट मैच में उनका रिकॉर्ड देखें तो उनका अगर एवरेज इस साल का देखें तो सिर्फ 24.76 का है।
और अगर आप विराट कोहली के टेस्ट मैच में एवरेज की बात करेंगे, साल 2024 की मैं बात कर रहा हूं, उनका औसत है 24.5 का, यानी कि रोहित शर्मा से भी बुरा एवरेज इस वक्त जो है विराट कोहली का है। और इन दोनों की अगर टेस्ट मैचेस की बात करें तो विराट कोहली 10 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, रोहित शर्मा 14 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। एक ने 619 रन बनाए हैं, एक ने सिर्फ 417 रन। विराट कोहली के सिर्फ 417 रन हैं। आप इस बेस पे आप किस तरीके से टीम में रह सकते हैं, ये समझ से परे है ना। कई तरीके के अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं, हर कोई कह रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन एक अंदर की बात ये भी है, मैं आपको बता दूं कि सिडनी टेस्ट मैच से पहले रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले थे। जी हाँ, रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले थे। एक शख्स है, बताया जा रहा है, सूत्रों के जरिए खबरें आई है, जो कि काफ़ी कहीं ना कहीं मैं कहूँ ना विश्वसनीय सूत्र है, और ये बताया गया कि इन दोनों को उस शख्स ने आकर मना किया कि आप टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने से पहले रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करेंगे। ये भी खबर आ रही है, और ये शख्स कौन है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बात रोहित शर्मा के परफॉर्मेंसेस की हो रही थी। रोहित शर्मा के अगर आप पिछले 10 पारियों में स्कोर देखेंगे ना, तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। पिछले 10 पारियों में उनका स्कोर है 9, 3, 10, 6, 3, 18, 11, 8, 0, 2, 52। तो पिछले 10 पारियों में एक अर्धशतक। दूसरी तरफ अगर विराट की अगर हम बात करें तो विराट का भी कुछ हाल ऐसा ही है, क्योंकि उनका औसत अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रोहित से भी खराब है, रन्स भी खराब है। हालांकि मैचेस उन्होंने 4 कम खेले हैं उनसे। विराट की अगर बात करें पिछले 10 पारियों में 36, 5, 3 DNB डिड नॉट बैट, 7, 11, 5 नाबाद शतक, आपको शतक याद होगा, पर्थ में आया था, और 4 और 1 रन। ये विराट कोहली का हाल है। और उनके 98%, जी हाँ 98% डिसमिसल जो हैं वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गेंद को छेड़छाड़ या ब्लॉक भी करने जा रहे हैं तो एज हो रहे हैं वो। तो 98% अगर वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो आउट हो रहे हैं, और वो भी चौथे, पांचवें, छठे, 10वें स्टंप में जाके, मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट फर्स्ट स्लिप में जाके वो एज कर रहे हैं गेंद को, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो गेम के बारे में सोच नहीं रहे हैं। वो अपने आप को उस तरीके से नहीं झोंक रहे हैं जिस तरीके से विराट कोहली आज से 4 साल पहले झोंका करते थे। विराट कोहली कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है। विराट कोहली को इस समय ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कमबैक किया जाए, क्योंकि शायद उनके एफर्ट्स जो हैं वो काफ़ी नहीं है या वो नाकाफ़ी है। अब बात करते हैं इन दोनों को, आपने इतने लंबे अरसा, इतना लंबा रोप दिया हुआ है कि इन दोनों को कोई ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली, कब तक आप इस औसत के साथ खिलाते रहोगे? कब तक आप इस औसत के साथ खिलाते रहोगे? ओडीआई की तरफ भी मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ एग्जांपल्स मैं दे दूं यहां पर, है ना। एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं, मैं ज्यादा पीछे नहीं लेकर जाऊंगा आपको। 1989-90 लेके जाता हूं, 90 का दशक, ठीक है, ज्यादा पीछे भी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया। मोहिंदर अमरनाथ, जो कि पोटेंशियल वर्ल्ड कप 1983 में मैन ऑफ द मैच भी थे, क्या कमाल का उनका प्रदर्शन भी था, उसके बाद भी उनको ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि उनका फॉर्म खराब था, सिर्फ एक सीरीज। उससे पहले भी वो ड्रॉप हुए 80s में, 81, 82 में कमबैक किया लगातार 1 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद मोहिंदर अमरनाथ। और जिनके बारे में आपको मैं बता दूं, वेस्ट इंडीज के ग्रेट बॉलर्स ये कहा करते थे, जिसमें एंडी रॉबर्ट्स होते थे, वो ये कहते थे कि मोहिंदर अमरनाथ जैसा तेज गेंदबाज खेलने वाला बल्लेबाजी नहीं है, क्योंकि वो हुक और पुल करते थे तेज गेंदबाजों को, चोट भी बहुत खाते थे। आपने वैसे सुपरस्टार खिलाड़ी को ड्रॉप किया, ठीक है। अब मोहिंदर अमरनाथ आप शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, मोहिंदर अमरनाथ तो बहुत जिमी पाजी, बहुत पुरानी बात हो गई। तो चलिए कट टू 1989-90 आ जाते हैं, 10 साल आगे आ जाते हैं। तो वहां पे भी नहीं कनेक्ट कर पाओगे तो और पास आऊंगा, आ रहा हूं मैं धीरे धीरे। ये स्पेशल प्रिविलेजेस रोहित शर्मा और सिर्फ विराट कोहली के लिए ही देखा है मैंने। पिछले 40 साल से, 1980-81 से आ रहा हूं मैं, मोहिंदर अमरनाथ, तब से, मतलब 40 साल से ऐसा कोई भी खिलाड़ी प्रिविलेज्ड नहीं देखा गया है। इसकी शुरुआत कहां हुई, कब हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। किस के राज में इस तरीके से एक सुपरस्टार खिलाड़ी को इम्यूनिटी मिलने का दौर शुरू हुआ, यह भी मैं आपके साथ बात करूंगा। उसके बाद आते हैं 1989-90 में दिलीप वेंगसारकर को ड्रॉप कर दिया जाता है, जो कि कप्तान थे टीम के। कप्तानी से हटे और उसके बाद एक यूएस में खेलने गए थे, कुछ चैरिटी मैचेस खेलने गए थे, वापस आए, ड्रॉप कर दिए गए, टीम से बैन तक लगा दिया गया। दिलीप वेंगसारकर, जिनके लॉर्ड्स में 3 शतक है,
लॉर्ड्स के बोर्ड में, है ना, अचीवर बोर्ड जो है उसमें दिलीप वेंगसारकर का नाम है, कर्नल, उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। फिर मेहनत मशक्कत करते हैं, टीम में वापसी करते हैं, और क्योंकि ड्रॉप कर दिया गया उसके बाद फॉर्म नहीं आया 13-14 मैचेस के लिए, उसके बाद वो ड्रॉप हो जाते हैं। कृष्णमाचार्य श्रीकांत को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि फॉर्म खराब था, बनता था ड्रॉप करना, बिल्कुल फॉर्म खराब था, ड्रॉप कर दिया गया। अब आप बात कर रहे हैं 89-90 की, तो अब आप कह रहे होंगे ऐसा कैसे भाई, ये इतने पुरानी बातें आप कर रहे हो। तो एक पुराना एग्जाम्पल देना और बहुत जरूरी है। यहां पर एक ही टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप हुए थे। क्यों? क्योंकि जैसे ऋषभ पंत केयरलेस शॉट्स मारते हैं, और जिसकी वजह से आपको याद होगा एक बड़ा पिछले 2 दिनों में एक शब्द है जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, हर किसी ने उसकी बात की, उस वर्ड को कहते हैं स्टूपिड, स्टूपिड, स्टूपिड। सुनील गावस्कर ऋषभ पंत को कहते हैं, और कहते हैं इसे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने की जरूरत नहीं है, ये विरोधियों के ड्रेसिंग रूम में जाए। इस तरीके का उबाल गुस्सा मेलबर्न टेस्ट के दौरान सुनील गावस्कर को आया। क्या बल्लेबाज थे। अगर आपने उनकी बल्लेबाजी नहीं देखी, यूट्यूब में देख लीजिएगा। वैसे मेरा एक वो भी है इसमें, आपको एक कहते हैं ना, एक वार्निंग देते हैं, है ना, कि 18 वर्ष से ऊपर के आयु के बच्चे देखें। तो इसमें मेरे तरफ से भी एक आपको वार्निंग है। गावस्कर की बैटिंग आप देख तो लो, लेकिन उसके बाद बाकियों को आप, जो आज की ज़माने की बल्लेबाजी चल रही है ना, वो आप शायद देख ना पाओ। इतने क्लास बैट्समैन सुनील गावस्कर हुआ करते थे। तो खैर, सुनील गावस्कर ने 1984 में केयरलेसनेस की वजह से कपिल देव को एक मैच में खराब प्रदर्शन की वजह से ड्रॉप कर दिया। एक मैच में 1984 में वो कप्तान जो कि वर्ल्ड कप जीत का है, वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड में, दुनिया में राज कर रहा है, वो उस ऑलराउंडर को आप ड्रॉप कर देते हैं। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्यों इतना प्रिविलेज मिल रहा है भाई, कि उनको कोई ड्रॉप करने की बात तक नहीं करता है। किसी से भी पूछ लो तो वो कहते हैं कि भाई उनका करियर है, जब तक वो चाहेंगे खेलेंगे, उनको मालूम है कब रिटायरमेंट लेना है। भाई हम सबको जब मालूम चल रहा है तो सिलेक्टर्स को भी मालूम चल रहा है, तो सिलेक्टर्स क्यों नहीं यहां पर फैसला ले रहे हैं। कपिल देव को ड्रॉप कर दिया एक मैच के लिए, भले ही एक मैच के लिए किया, लेकिन ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को भी इस तरीके का प्रिविलेज नहीं मिला कि भाई इम्यूनिटी मिली हुई है, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, खराब प्रदर्शन जो है हम नजरअंदाज कर देंगे। ऐसा भारतीय क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब मैं दिलीप वेंगसारकर, कपिल देव, कृष्णमाचार्य श्रीकांत, मोहिंदर बनात से निकलकर चले आता हूं थोड़ा आगे, यानी कि थोड़ा सा आगे आता हूं 2005-06 में, ठीक है। और अगर 2005-06 की अगर बात करें तो आपको याद होगा आप सबके फेवरेट कैप्टन सौरव गांगुली को ड्रॉप कर दिया गया 2005 में। क्यों? खराब प्रदर्शन था एक साल से। और अगर आप देखेंगे सौरव गांगुली को जब ड्रॉप किया गया, तो सौरव गांगुली को 2005 में जब ड्रॉप किया गया, उन्होंने जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, घरेलू क्रिकेट खेले, हरियाणा के लाहली में जाके मैचेस खेले, कमबैक किया। 2006 में जोहानिसबर्ग में कमबैक किया उन्होंने, रन्स बनाए। और आप देखो सौरव गांगुली, अगर आप देखेंगे तो 2007 में जब उन्हें ड्रॉप करके हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया, सौरव गांगुली ड्रॉप्ड ओडीआई से, उसके बाद उनको कभी भी टीम में नहीं लिया गया। तब उनका औसत आपको पता है कितना था? करीब 45 के औसत से रन बना रहे थे उस समय। सौरव गांगुली टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती, कहानी आगे बढ़ रही है। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका दिमाग जो है ना वो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि वाकई हमने सिर्फ नाम सुना था, लेकिन यहां पर स्टैट्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सौरव गांगुली का 44 का औसत था, और जब उन्होंने 2007 में जब वापसी की, उन्होंने 30 पारियां खेली वापसी के बाद। सौरव गांगुली जब वो ड्रॉप हो गए, उन 30 पारियों में उन्होंने 1240 रन बनाए। जी हां, 30 पारियों में 1240 रन बनाए, 12 50s लगाई, और उसके बाद भी उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है फॉर एवर। अंग्रेजी में कहते हैं ना फॉर गुड। वापस मुड़कर सौरव गांगुली की तरफ नहीं देखा गया, और उम्र की वजह से कि भाई ये उम्र दराज हो गए हैं। हालांकि राहुल द्रविड़ को और सौरव गांगुली को दोनों को महेंद्र सिंह धोनी 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सीबी सीरीज में नहीं लेके गए कि भैया ये रोटेशन पॉलिसी है, ये फलाना है, उम्र दराज हो गए। सौरव गांगुली को आप लेकर नहीं गए। राहुल द्रविड़ को मैं नहीं बोलूंगा, बहुत खराब प्रदर्शन था। फिर जुड़ती बात तो रोहित शर्मा विराट कोहली से ना। राहुल द्रविड़ के खराब प्रदर्शन में, सौरव गांगुली के खराब प्रदर्शन में वो टीम से ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली ड्रॉप नहीं होते। क्यों? ऐसा क्या प्रिविलेज है भाई? मतलब ये तो नेपोटिज्म को भी पीछे छोड़ दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है ये सब।
ठीक है, अब बात होगी सौरव गांगुली की। सचिन पर भी अगर आप देखेंगे, सचिन को जब रिटायरमेंट लेनी पड़ी 2013 में, तब उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा था। उन्हें आखिरी सीरीज में जब उनको पाकिस्तान के खिलाफ खेलना था, उनसे कहा जाता है कि सिलेक्टर्स ने कहा कि आप रिटायरमेंट अनाउंस करें। सिलेक्टर्स ने कहा सचिन तेंदुलकर से, ध्यान दें, सिलेक्टर्स ने कहा, कभी ऑफिशियली बाहर बात नहीं आई, लेकिन फैक्ट ये सिलेक्टर्स थे, संदीप पाटिल थे उस समय चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स। उन्होंने कहा कि आप रिटायरमेंट अनाउंस करें तो हम आपको टीम में लेंगे, वरना इस वनडे सीरीज में हम आपको नहीं ले सकते। सचिन तेंदुलकर ने बिना खेले घर से रिटायरमेंट अनाउंस किया ओडीआई से। सचिन तेंदुलकर तक को यह प्रिविलेज नहीं मिली, आप ध्यान दें इस बात को। सचिन तेंदुलकर को भी वनडे करियर से अलविदा कहना पड़ा, क्योंकि उनको रिटायरमेंट लेने का दबाव उन पर पड़ गया। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली प्रिविलेज्ड हैं क्या? क्या है वो प्रिविलेज? क्या ऐसी इम्यूनिटी उनको मिली है कि उनको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है? अब सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें, उन पर प्रेशर बहुत बन रहा था 2011 में भी। अगर आप वनडे वर्ल्ड कप का प्रदर्शन देखें तो 513 रन बनाए थे 46.63 के औसत से, 2 शतक 250। ये वो सचिन तेंदुलकर है 2011 का, और 2012 में करियर ओवर। एक साल सचिन तेंदुलकर का करियर ओवर हो जाता है, गॉड का। एक साल के खराब प्रदर्शन में, या एक साल 2011 में आप वर्ल्ड कप में 513 रन बनाते हैं, 47 के औसत से रन बनाते हैं, और आप टीम से बाहर हो जाते हैं। कमाल की बात है, कमाल की बात है। और 2013 में जब ये टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, टेस्ट क्रिकेट से सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए हैं, उनका औसत था 35 का। और आपको पता है रोहित शर्मा और विराट कोहली का औसत इस समय क्या है? 24। 2024 में 24 के औसत से रन बना रहे। एक ने बनाया 24.7, विराट ने बनाया 24.5। ये इनका औसत है इस समय। और पिछले 5-4 सालों से इनके बैट से रन नहीं निकल रहे हैं। खासकर विराट कोहली की अगर बात करें, 2021 से लेकर अब तक 3 शतक आए हैं, सिर्फ 3। और उनके साथी जो रूट की अगर बात करें, वो 6-7 शतक लगा चुके हैं। तो कैसे आप इसको जस्टिफाई करते हैं? कैसे आप जस्टिफाई करते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को आप टीम से ड्रॉप नहीं कर रहे हैं? तो ये जस्टिफाई करना है सिलेक्टर्स को कि वो किस तरीके से देखते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में जगह बनती है। बात अभी खत्म नहीं हुई है, वेट, रुको जरा। अब बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग की। सहवाग को 2006 में दिलीप वेंगसरकर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स से पूरे साल के लिए, अपना ड्राइंग रूम देखो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, पूरा 2006 उन्होंने घर पे बिता दिया पूरा। क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस जो था जी अच्छा नहीं था टेस्ट क्रिकेट में। अब बताऊं टेस्ट क्रिकेट में क्या प्रदर्शन था? 12 टेस्ट मैचेस खेले थे, 21 पारियों में 791 रन थे, यानी कि करीब 800 रन उन्होंने बनाए, और उनका औसत था 40 का। रोहित विराट का कितना है? 24 का। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ड्रॉप हो जाते हैं, वीरेंद्र सहवाग टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। ये यहां पर हालत है। और अगर आप देखेंगे, जब उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है और उसके बाद मुड़कर वीरेंद्र सहवाग की तरफ नहीं देखा जाता है, 2012 9 टेस्ट मैचेस खेले, 16 पारियां खेली। मैं थोड़ा सा आज लाउड हो रहा हूं क्योंकि मुझे ये सवाल पूछते पूछते मैं भी थोड़ा सा ना, वो क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा गुस्सा या कहें ना, उसमें रोष में आ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, 2012 में जब वीरेंद्र सहवाग की तरफ मुड़कर नहीं देखा गया, तब उनका अगर औसत देखेंगे तो उनका औसत था 32 जी। और 9 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 505 रन बनाए थे, जिसमें 16 पारियां, जिसमें 1 शतक और 1 50 थी। रोहित भैया के क्या है? सिर्फ 24 का औसत है, कोई शतक नहीं है। पिछले 10 पारियों में 52 उनका हाईएस्ट स्कोर है। ऐसा कौन सा प्रिविलेज है भाई? ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है कि यहां पर आप रोहित और विराट को ड्रॉप तक नहीं कर रहे हो? ये नहीं कह रहे हो कि जाओ डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक से अपना फिर से लोहा मनवाओ, वापस आओ। सौरव गांगुली डोमेस्टिक खेल सकते हैं जाकर। अब बात करते हैं, इस एरा में भी आ जाएंगे, अभी धीरे धीरे आगे आ रहा हूं क्योंकि बताना जरूरी है। पिछले 40 साल का लेखा जोखा मैं आपके सामने रख रहा हूं। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स का नाम ले लिया मैंने। जहीर खान को एक सीरीज में खराब खेलने की वजह से ड्रॉप कर दिया जाता है।
और जहीर खान के साथ आपको पता है क्या हुआ? बी कैटेगरी में उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। श्रीशांत और आरपी सिंह का आगमन होता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, जहीर खान को डिमोट कर दिया जाता है बी से सी में। जहीर खान को, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 विकेट लिए। और अगर आज आप 2011 के वर्ल्ड कप विनर कहला के बहुत गर्व महसूस करते हैं तो जहीर खान की वजह से, क्योंकि एंड्रू स्ट्राउस को उस दिन इंग्लैंड के खिलाफ आउट नहीं करते, मैच टाई नहीं होता, हिंदुस्तान वर्ल्ड कप से बाहर था। धोनी ने गेंद थमाई, एंड्रू स्ट्राउस को आउट कर दिया, 181 पे खेल रहे थे, वो विकेट नहीं मिलता, अब बाहर थे। ऐसा सुपरस्टार खिलाड़ी बी से सी में डिमोट हो जाता है, टीम से एक सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद बाहर हो जाता है। रोहित और विराट को क्या प्रिविलेज है भाई, क्या इम्यूनिटी है, कोई बताएगा? कोशिश करूंगा मैं जानने की ऐसा क्या है। अब आ जाओ आप, बात करो दो और खिलाड़ी, क्या उनके 4-4 साल इस तरीके से खराब चल रहे थे? मैं बात कर रहा हूं अब बिल्कुल प्रेजेंट जनरेशन में, जिनकी कप्तानी में आपने गाबा टेस्ट मैच जीता, टीम के उप कप्तान थे, एक सीजन खराब गया, टीम से बाहर। अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे वेस्ट इंडीज दौरे में 2 टेस्ट मैचेस ठीक नहीं खेले थे, उससे पहले जबरदस्त प्रदर्शन था, टीम से बाहर कर दिया गया। भाई बाकी खिलाड़ियों के लिए टॉलरेंस लेवल 0, बैड परफॉर्मेंस पे 0 टॉलरेंस। चेतेश्वर पुजारा के साथ भी वही हुआ, 2-3 सीरीज खराब गई, आपने जो है उनको टीम से जो है बाहर कर दिया गया। आपका 0 टॉलरेंस फॉर बैड परफॉर्मेंस। तो मैंने आपको इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों का उदाहरण दिया पिछले 40 साल से। किसी को भी 1 साल से ज्यादा वक्त नहीं मिला है खराब प्रदर्शन की वजह से कि टीम में बने रहो। साल भर अगर खराब प्रदर्शन रहा, यानी कि 2 या 3 या 4 सीरीज खराब रही, तो आप टीम से ड्रॉप हो गए। कम बैक किया, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, चाहे जहीर खान हो, काउंटी क्रिकेट खेले, अजिंक्य रहाणे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, पुजारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, सौरव गांगुली ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, और सब एक छोटे छोटे अंतराल के लिए आउट ऑफ फॉर्म हुए और टीम से ड्रॉप हो गए। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऐसी क्या इम्यूनिटी मिल रही है? इसमें 2-3 रीजंस जो मैं यहां पर समझ पा रहा हूं, वो मैं अब आपके सामने रखूंगा, क्योंकि रिटायरमेंट तो इनके नजदीक है, लेकिन ये रिटायर होने या फिर ये गेम को छोड़ने का ये जो फैसला है, ये वाकई में ये खुद ले रहे हैं। ये फैसला लेना चाहिए था सिलेक्टर्स को, चयनकर्ताओं को। अगर आप देखेंगे, एक खिलाड़ी को तो नाम ही नहीं लिया जो ड्रॉप हो गए थे टीम से, मोहम्मद अजहरुद्दीन। हाँ, वो फिक्सिंग के मामले में फंस गए थे, बाद में बैन हो गए थे, लेकिन अजहरुद्दीन को कप्तानी करते हुए मैंने देखी है। माफी चाहूंगा कि जंप करके वापस फिर मैं 90 के दशक में जा रहा हूं, लेकिन बड़ा मेजर उदाहरण था जो मैं बीच में छूट गया था मेरे से। अजहर को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है, कप्तानी से बेदखल कर दिया जाता है, फिर वापस आते हैं, फिर कप्तान बनते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। भाई मोहम्मद अजहरुद्दीन सुपरस्टार। और उस जमाने में मैं आपको बता रहा हूं, गावस्कर, कपिल देव से भी कप्तानी हमने देखी थी, उनसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन हुआ करते थे 90 के दशक में। जो विवाद हुआ बाद में फिक्सिंग का, उससे पहले, उसके बाद छोड़ दीजिए। मोहम्मद अजहरुद्दीन को ड्रॉप कर दिया गया। भाई वो तो क्या कहते हैं उसको, बाप प्लेयर था। नवजोत सिंह सिद्धू ड्रॉप हो जाते हैं। तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी, सुपरस्टार खिलाड़ी था जो ड्रॉप नहीं हुआ? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर शायद इसलिए ड्रॉप नहीं हुए कभी भी टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि उनका प्रदर्शन कभी डिप किया ही नहीं। डिप किया तो साल भर के अंदर वापसी कर ली। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को इम्यूनिटी मिली हुई है। क्यों इम्यूनिटी मिली हुई है? इसकी एक तो मैं आपको बताता हूं, इसकी इस समस्या की जड़ जो कहां है। इस समस्या की जड़ है एन श्रीनिवासन, जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे 2010-11 में। एन श्रीनिवासन ने धोनी को सबसे पहले इस तरीके की इम्यूनिटी प्रदान की थी। और धोनी चाहे कैसा भी खेलते थे, उनको ड्रॉप करने की बात हुई, उनको कप्तानी से बेदखल करने की भी जब बात हुई, तो श्रीनिवासन ने आकर उनको इम्यूनिटी दी। नहीं, ये नहीं जाएंगे, बोर्ड प्रेसिडेंट वो वीटो कर देते थे। और इस तरीके से ये ट्रेडिशन शुरू हुआ कि सुपरस्टार्स खिलाड़ी जो हैं, उनको कोई नहीं ड्रॉप करेगा, कोई नहीं छुएगा, जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक वो खेलेंगे। ये शुरुआत हुई है दौर वहां से। आप कहेंगे कि गौतम गंभीर को भी ड्रॉप किया गया, बहुत ड्रॉप किया गया, उनको 2-2, 3-3 बार ड्रॉप किया गया। कमबैक किया उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के, अच्छे खासे प्रदर्शन कर रहे थे। थोड़ा बहुत बुरा प्रदर्शन होता था, गौतम गंभीर भी ड्रॉप हुए, हरभजन सिंह ड्रॉप हुए। तो ये इसकी एक्चुअली में शुरुआत 2011 में बोर्ड प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने कहा, एन श्रीनिवासन के टाइम से शुरू हुआ। धोनी को ये इम्यूनिटी मिलनी शुरू हुई।
चाहे वो कैसा भी प्रदर्शन करे, अच्छा करें बुरा करें, माफ है, जब तक चाहेंगे तब तक खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, बीच दौरे में 2014-15 में आप कप्तानी छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं टेस्ट क्रिकेट से। भाई इससे बड़ा जुर्म, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि आप बीच सीरीज में आप कप्तानी छोड़ के और टीम छोड़ के संन्यास लेके घर चले आए, जैसे कि आर अश्विन ने किया। क्या ये गुनाह नहीं है जो नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था? क्या उसी तरीके का नहीं है जब नवजोत सिंह सिद्धू 1996 में इंग्लैंड दौरा छोड़कर घर वापस चले आए थे और उन पर बैन लग गया था? कमेटी बैठाई गई थी बीसीसीआई की 1996 में, पूरी जांच हुई थी कि क्यों इन्होंने दौरा छोड़ दिया। कि रिटायरमेंट भी उसी तरीके का एक गुनाह नहीं है, क्योंकि आपको पूरे सीरीज के लिए पिक किया जाता है। धोनी ने तो कप्तानी और टेस्ट क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया और हम सब वाहवाही कर रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या खिलाड़ी थे। आपको अपने क्रिकेट के बाद की जिंदगी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो है ही आपके साथ, हमें गर्व है आपने जो किया है, लेकिन बीच दौरे में टीम छोड़कर चले आना, उसके बाद भी किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि एन श्रीनिवासन का उनकी इम्यूनिटी थी। तो धीरे धीरे ट्रेडिशन बढ़ते बढ़ते जो भी स्टार खिलाड़ी होगा उसको ये लागू हो रहा है। आज रोहित शर्मा, विराट कोहली बिल्कुल उसी तर्ज में जो है, जब तक वो चाहेंगे तब तक वो खेलेंगे। ये इंडियन क्रिकेट टीम है, ये रोहित क्रिकेट टीम या विराट क्रिकेट टीम नहीं है। तो ये फैसला लेने का काम सिलेक्टर्स का था। पहली चीज, इसका ट्रेडिशन कहां से शुरू हुआ। दूसरा, सिलेक्टर्स। अगर मैंने जितने भी उदाहरण आपको दिए हैं ना इस समय, आप देखेंगे कि सिलेक्टर्स बड़े, कहते हैं ना, दबदबे वाले, रुतबे वाले सिलेक्टर्स थे। चाहे वो दिलीप वेंगसारकर हो, चाहे वो संदीप पाटिल हो, चाहे 80-90 के दशक में वो राज सिंह डूंगरपुर हो। ये बड़े दबदबे वाले लोग थे, बड़े रुतबेदार लोग थे। इनका जो ऑरा था, इनका जो रुतबा था, खिलाड़ी के बराबर, जो टीम में खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में कप्तान, उसके बराबर या उससे बड़ा उनका रुतबा हुआ करता था। एज ए प्लेयर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये फैसला लेने से संकोच नहीं करते थे, डरते नहीं थे। लेकिन आज अगर आप देखोगे सिलेक्टर्स, पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे, सिलेक्टर्स रोटेशन पॉलिसी चलती है, हर जोन से एक सिलेक्टर पिक करना होता है। वो रोटेशन पॉलिसी के चक्कर में रोटेशन होते होते अब इतने कमजोर या इतने छोटे खिलाड़ी सिलेक्टर्स बनने लग गए कि उनका, अगर आप देखोगे खिलाड़ी के प्रोफाइल के साथ उनकी प्रोफाइल की तुलना करोगे तो वो कहीं मैच ही नहीं करते, कहीं खड़े नहीं होते। और हमारी आंखों देखी है ये कि सिलेक्टर्स इंतजार करते रहते हैं कि कब खिलाड़ी उनको टाइम देगा। सिलेक्टर से तो डरना चाहिए ना खिलाड़ी को कि सिलेक्टर है मुझे टीम से ड्रॉप कर सकता है। सिलेक्टर्स टीम बनाते हैं ना, वो इंतजार करते हैं कब कप्तान मुझे टाइम देगा, क्या कप्तान चाहता है। तो इस तरीके से एक और बहुत बड़ी वजह है कि कमजोर सिलेक्टर्स का होना पिछले 10-15 सालों में, 10 सालों में मैं खासकर कहूंगा, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप बड़े फैसले नहीं ले पाते। आप अपने प्लान्स दे देते हो लेकिन आप फैसले नहीं लेते। फैसले कप्तान ही लेता है, फैसले सिलेक्टर को जो बोल देते हैं वो टीम दे देते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्टर्स का कमजोर होना एक बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद दूसरा कारण क्या है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का वो इन्वॉल्वमेंट या वो वीटो आज की तारीख में नहीं होते जो जगमोहन डालमिया, आयस बिंद्रा, एनकेपी साल्वे, इनके जमाने में देखा गया, जब वो फैसलों में कहीं ना कहीं बताते थे नहीं ये गलत फैसला, इस फैसले को लीजिए, इस खिलाड़ी को ड्रॉप कीजिए। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी उस तरीके से, राज सिंह डूंगरपुर, तो उस तरीके से स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर्स भी शायद नहीं है या इन्वॉल्व नहीं है। वो दूसरी चीजों में बिजी हो गए, शायद वो क्रिकेट के बिजनेस मॉडल के साथ ज्यादा बिजी हो गए और वो इस तरीके से अब सिलेक्शन में जो है वो उनका, मैं हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं कहूंगा, कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहता है। खिलाड़ी, कप्तान इतने पावरफुल और इतने बड़े हो गए कि उनसे सिलेक्टर्स कुछ कहने से ही डरते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इस कमजोर सिलेक्टर्स की वजह से जो सुपरस्टार खिलाड़ी है उनकी दादागिरी चल रही होती है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन उसकी बात मैं आज आखिरी में करूंगा, ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर। यह है मॉडर्न डे क्रिकेट का मार्केट प्रेशर। आपको स्टार्स चाहिए ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से, चाहे वो ऑफिशियली या अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, मतलब ये कभी ये कहा नहीं जाता है, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट की तरह है कि जब तक टीम में स्टार होंगे तब तक आपको एड्स मिलेंगे, एड के रेट्स हाई मिलेंगे, पैसा आप कमाओगे। तो ब्रॉडकास्टर्स का भी एक प्रेशर होता है कि वो स्टार खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखें। आपको पता है इंडिविजुअल, गूगल क्या बोलता है, इंडिविजुअल वैल्यू जो है, वर्थ जो है विराट कोहली की क्या है, वो 1000 करोड़ प्लस उनकी इस समय वैल्यूएशन है।
1000 करोड़ प्लस। 41 से ज्यादा ब्रांड्स वो अकेले एंडोर्स करते हैं। 41 से ज्यादा ब्रांड्स विराट कोहली अकेले एंडोर्स करते हैं। मैच फीस वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, मैच फीस की अगर बात करें तो ए कैटेगरी में A+ 7 करोड़ का तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मनी भी मिलता है, लेकिन वो एक अलग चीज है, उससे टीम में रहने से कोई लेना देना नहीं है। जो 1000 करोड़ प्लस जिसकी वैल्यूएशन है, उसकी इंपॉर्टेंस आप ब्रॉडकास्टर्स के लिए समझ रहे कितनी ज्यादा है। वो कितने बुरी तरीके से चाहता होगा कि विराट कोहली टीम में रहे हर हाल में, क्योंकि विराट कोहली की वजह से मुझे आईबॉल्स मिलेंगे तो मुझे एड्स मिलेंगे तो मैं एड्स में अपने बार्गेन कर सकता हूं फॉर अ बेटर रेट। विराट कोहली के रहते शायद जिस एड में 10 रुपए मिल रहे हैं, विराट कोहली के ना रहने से शायद उस एड में उनको सिर्फ 3 ही रुपए मिले। समझ रहे हो, ये है डिफरेंस। हिटमैन की बात करें, हिटमैन रोहित के सामने तो कहीं नहीं लगते हैं। अगर उनकी वैल्यूएशन की बात करें, विराट कोहली 1000 प्लस है तो हिटमैन का जो वर्थ है वो सिर्फ 214 करोड़ है, तो ज्यादा उनका नहीं है। और अगर एंडोर्समेंट की भी बात करें तो 3.5 करोड़ से 7 करोड़ लेते हैं। विराट कोहली की तो शुरुआत ही 7 करोड़ से होती है। तो सबसे बड़ा जो कारण इस वक्त है स्टार खिलाड़ियों का, और ये ट्रेडिशन शुरू हो चुका है, ये विराट कोहली या रोहित शर्मा में नहीं थमेगा। कल ये हो सकता है यशस्वी जायसवाल जब सुपरस्टार बन जाए, शुभमन गिल बन जाए, तो ये ट्रेडिशन जो है, ये गलत ट्रेडिशन जो शुरू हुआ है, ये आगे भी बढ़ेगा। इसको रोकने की, इसको अभी फिलहाल तोड़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कल आप ब्रॉडकास्टर्स के प्रेशर पे या खिलाड़ी के ब्रांड वैल्यू के प्रेशर पे, क्योंकि वो एड्स लेके आता है, पैसा लेके आता है खिलाड़ी, उस मार्केट प्रेशर के दम पर आप खिलाड़ियों को टीम में नहीं रख सकते। इसके अलावा और सबसे बड़ी वजह शायद यही होगी, क्योंकि आप 5 साल 4 साल तक बिना फॉर्म के खिलाड़ी को किस तरीके से ढो सकते हैं टीम के साथ, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, क्योंकि उसने जो किया है उसका इंटरेस्ट ही इतना मिल रहा है कि आप उसे टीम से शायद बाहर नहीं कर सकते। लेकिन ये खराब ट्रेडिशन की शुरुआत हुई है पिछले 15 सालों में हिंदुस्तान के क्रिकेट में। आपको वापस जाना होगा पुराने जमाने में, जिस तरीके से परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, उस तरीके से आपको खिलाड़ी को टीम में रखना होगा। तो चलिए, पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में आ गया हूं, और शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा शख्स था जिसने रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायरमेंट लेने से मना किया। जी हां, मेलबर्न टेस्ट मैच के बाद जो हम हार गए, मैच ड्रॉ हो सकता था, एक ही सेशन में, आखिरी सेशन में 7 विकेट खोया, मैच गंवा बैठे, सीरीज में पीछे हो गए और WTC से लगभग बाहर हो गए। उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मन बनाया कि हम ये ऐलान करेंगे आज कि सिडनी टेस्ट मैच हमारा आखिरी टेस्ट मैच होगा, हम टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे। लेकिन एक शख्स आया जिसने इन दोनों को रोका और कहा कि इससे ज्यादा गलत फैसला कुछ नहीं होगा कि टेस्ट सीरीज खत्म होने से पहले आप संन्यास लेने की घोषणा कर रहे हैं। इससे ज्यादा नेगेटिव मैसेज फैंस के बीच में नहीं जा सकता है कि बीच सीरीज में आपने हार मानी, अश्विन ने बीच सीरीज में रिटायरमेंट ली। इससे खराब संदेश फैंस के बीच में नहीं जा सकता कि भारतीय क्रिकेट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इन दोनों को रोका। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये बड़े विश्वसनीय सूत्रों से, और ये शख्स हैं खुद रवि शास्त्री, जिन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को समझाया कि रिटायरमेंट लेने का टाइम नहीं आया है। सिडनी टेस्ट मैच के बाद अगर आपको लगता है, तब आप इस बात का ऐलान करें कि टेस्ट क्रिकेट से आप दोनों संन्यास ले रहे हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया, और मैं इसी तरीके से कोशिश करता रहूंगा कि बड़े बड़े मुद्दों पे और कुछ अनसुनी क्रिकेट की कहानियां जो हैं लगातार क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में मैं आपके लिए लाता रहूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या सुनना है, आपको कैसा लगा, आपकी क्या फीडबैक है। इससे मुझे भी और इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, क्योंकि जितना फीडबैक और खासकर क्या कहते हैं उसको, क्रिटिसिज्म है ना, आप लेंगे उतना इम्प्रूव आप खुद करेंगे। तो मैं इसको अपने पे भी अप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच। अब आप सबसे मेरी दुआ यही है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।